नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज के तहत हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। तो इस सीरीज का ये मेरा 11वां लेक्चर है। इससे पहले इस सीरीज के कुल 10 लेक्चर ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबने उन सभी लेक्चर्स को एक क्रम से देख लिया है। जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है वो इस चैनल पे चले जाएं, वहां उनको घटना चक्र पूर्वालोकन PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से देखने को मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज को हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, तो जो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का टॉपिक रहा, उसमें पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में खूब सारे प्रश्न पूछे गए। 160 से ज़्यादा प्रश्न हमें देखने को मिले। तो इसे हमने जो है 3 लेक्चर्स के माध्यम से कवर किया है। तो इसमें ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी मूल अधिकार से जुड़े हुए प्रश्नों का डिस्कस हम कर चुके हैं। तो इतनी बातें आपने समझ ली। प्रश्नों पे चलें उससे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो नोटिफिकेशन है उसको लेकर के चर्चा खूब हो रही है। और इस बार भर भर के पद आ रहा है। लगभग जो है इनिशियल ही 450 पोस्ट्स की बात की जा रही है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है एक बहुत अच्छी नौकरी को सिक्योर करने के लिए। आप सभी लोग जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में डिकोड एग्जाम का जो है क्या कीर्तिमान है और डिकोड एग्जाम के प्रति स्टूडेंट्स का क्या विश्वास है, और उसी विश्वास को ध्यान में रखते हुए डिकोड एग्जाम के ओर से लाया गया है अभ्युदय बैच। ये आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के दोनों यानी प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करता है। तो पूरा वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम, इसके अलावा जो है PDF नोट्स, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, टेलीग्राम पे टेस्ट, मार्गदर्शन, ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के तहत मिलती हैं। यहाँ 3 नंबर दिया गया है। किसी भी नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स से जुड़ी हुई जानकारी को ले सकते हैं। अब जो है लोअर PCS के लिए आरोहण बैच है, यही नंबर आपको दिख रहा है। इन्हीं नंबर पे संपर्क करके आप इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि अब हम जानते हैं कि अब UP PCS का जो है नोटिफिकेशन भी आ गया है, प्रीलिम्स का एग्जाम डेट भी तय है। तो UP PCS 2026 की अगर तैयारी आप गंभीरतापूर्वक कर रहे हैं तो हमारा ये जो कोर्स है, जो फाउंडेशन बैच है, जिसमें हम प्री और प्लस मेंस दोनों की इंटीग्रेटेड तैयारी करवाते हैं, यानी इसमें जो है पूरा जो सिलेबस है उसके एक एक टॉपिक को विस्तार में पढ़ाया जाता है। सभी टॉपिक्स के नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा जो है आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है। पिछले वर्षों के जो PYQ हैं उनको सॉल्व करवाया जाता है। साथ ही साथ जो है टेलीग्राम पे मार्गदर्शन और उत्तर लेखन की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। तो ये कंप्लीट बैच है। यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे संपर्क करके इस कोर्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। अब सीधे हम प्रश्नों पे आ गए हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो प्रश्न किस परीक्षा में पूछा गया है, यहां से आपको पता चलेगा। हर प्रश्न के नीचे ये आपको दिखेगा। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार रखता है? तो 5 प्रकार की रीट जारी होती है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। तो हम जानते हैं अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय इस तरह की रीट जारी करते हैं। अब जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? UPSC प्री री एग्जाम 2015 का ये प्रश्न है। तो परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की अवैध जो गिरफ्तारी होती है, जो नज़रबंदी होती है, उसके विरुद्ध सुरक्षा कवच होता है। क्योंकि न्यायालय स्पष्ट रूप से ये कहता है कि हमें शरीर चाहिए, यानी उस व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत किया जाए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय की निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करते हैं? तो यह है C, बंदी प्रत्यक्षीकरण।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? दो प्रश्न आपने मिलता जुलता देख लिया। अब तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें केवल जो है हिंदी को रिप्लेस कर दिया गया है इंग्लिश से, तो निश्चित रूप से हैबियस कार्पस यानी सी हमारा उत्तर होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब जो है सुमेलन का प्रश्न आ गया है, सुमेलित करना है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 का ये प्रश्न है, आइए देखें। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब है कि हमें शरीर चाहिए, यानी किसी व्यक्ति को 100 शरीर जो है प्रस्तुत किया जाए। इसके बाद परमादेश, तो परमादेश का मतलब पहले ए का 4 देखिए, केवल ए में नहीं दिख रहा है, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है, ठीक है। तो मतलब 4 से भले हमेशा 3। उसके बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हमें शरीर चाहिए। परमादेश का मतलब कि आपने ये कार्य जो, परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। तो बी का 3, अब बी का 3 हमें कहाँ दिख रहा है? बी का 3 हमें बी और सी में दिख रहा है, डी में नहीं दिख रहा है, तो 4 से भले हमेशा 2। उसके बाद जो है प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब अधीनस्थ न्यायालय का लेख, तो सी का 5 हमें बी में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है। समझ लीजिए 3 जो है ऑप्शंस क्रैक करने के बाद भी प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा है। तो छत्तीसगढ़ की जो पीएससी है कितना महान प्रश्न बनाती है, आप देख रहे हैं। अब जो है उत्प्रेषण पूर्णतया सूचित कीजिए, तो 1 अब देखिए सी में है, अब ये बी भी खत्म हो गया। और अधिकार परीक्षा, यानी आपने ये कार्य किस अधिकार से किया, तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अब जो है अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, परमादेश वी कमांड, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, यही जो प्रतिषेध है टू बी सर्टिफाइड, ये सही सुमेलित नहीं है, इसके जगह उत्प्रेषण रीट होना चाहिए, तो सी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम के भी कहा जाता है? प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो उत्प्रेषण लेख को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके माध्यम से चाहे सर्वोच्च न्यायालय, चाहे जो है उच्च न्यायालय, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनके द्वारा दिए गए किसी निर्णय की पुनः समीक्षा करते हैं, तो हम कहते हैं कि अब ये पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो सी हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वो वैसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट याचिका को कहा जाता है मेंडमस, यानी परमादेश, ठीक है, बी हमारा उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, तो उसे क्या कहते हैं? परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं। अब जो है अगले प्रश्न पे, तो अब देखिए इतनी रीट याचिकाओं को हमने डिस्कस कर लिया, कुल 5 रीट याचिकाएं हैं, तो जल्दी से इनको हम समझ भी लेते हैं। आप देख ही रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण है, इनसे परीक्षा में बराबर प्रश्न पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए 5 प्रकार की रीट याचिकाएं जारी करती हैं, और इनका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 32 खंड 2 में किया गया है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो हेबस कार्पस ये लैटिन शब्द है, इसका जो शाब्दिक अर्थ ले हम एकदम मतलब शब्दशः जो अर्थ ले वो है तुम शरीर को प्रस्तुत करो, यानी जिस व्यक्ति को नजरबंद किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो, ये जो है जज साहब कहते हैं। तो ये रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सबसे शक्तिशाली संवैधानिक उपाय है। प्रश्न भी इसी के इर्द गिर्द आपने देखा था बन रहा है। तो जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी या मनमानी रूप से हिरासत में लिया जाता है, तो ये रीट जारी की जाती है। इसके तहत न्यायालय उस व्यक्ति या प्राधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे और यह बताए कि हिरासत का क्या वैधानिक आधार आ रहा है। यदि हिरासत अवैध पाई जाती है तो उस व्यक्ति को रिहाई का आदेश दिया जाता है। तो इस रीट में अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मूल भाव निहित है और मनमानी गिरफ्तारी और अनुचित नजरबंदी के विरुद्ध एक सशक्त सुरक्षा ये प्रदान करता है। अब दूसरा शब्द है जो है परमादेश। इसका जो अर्थ है वो है हम
आदेश देते हैं। क्या मतलब है? ये रीट तब जारी की जाती है जब कोई सार्वजनिक या वैधानिक प्राधिकारी अपने विधि सम्मत और अनिवार्य कर्तव्यों का पालन नहीं करता है और इससे किसी व्यक्ति या समुदाय के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है। प्रतिषेध, इसका अर्थ है रोकना। तो क्या रोकना है? तो ये रीट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकाय किसी ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के किसी मामले को की अगर कोई सुनवाई कर रहा है अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकाय, तो इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उसे रोकता है। तो ये निवारक उपाय है, अर्थात ये रीट तब लागू होती है जब अंतिम निर्णय नहीं हुआ हो, बीच में ही रोक देना। ठीक है। अगला, उत्प्रेषण। तो इसका मतलब है प्रमाणित किया जाए या सूचित किया जाए। तो ये रीट तब जारी की जाती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय, अर्धन्यायिक निकाय तथा प्रशासनिक प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर चुका हो, यानी अतिक्रमण हो चुका है, कानून की प्रक्रिया की कोई गंभीर त्रुटि हुई है या न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हो गया है। तो इस स्थिति में उच्चतम न्यायालय उस आदेश, उच्चतर न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की बात हो रही है, उस आदेश या निर्णय को अपने समक्ष मंगवाकर उसकी वैधता की जांच करता है। यदि वह आदेश विधि विरुद्ध पाया जाता है तो उसे रद्द कर दिया जाता है। तो अंतर क्या है? तो प्रतिषेध रीट के विपरीत जो निम्नलिखित जो निवारक उपाय होती है, यानी निर्णय आने से पहले ही, उत्प्रेषण रीट एक पूर्वव्यापी उपाय है, यानी करेक्टिव रेमिडीज है। ये तब जारी की जाती है जब निर्णय हो चुका होता है, अब उस निर्णय को सही करने का समय किया जाता है। अब जो है अधिकार परीक्षा, क्या मतलब है इसका? किस अधिकार से, मतलब आपने ये काम किस अधिकार से किया। लोग कहते हैं ना कि आपको किसने अधिकार दे दिया। तो यह रीट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद, पब्लिक ऑफिस को बिना विधि सम्मत अधिकार या योग्यता के धारण कर रहा हो। इस स्थिति में न्यायालय उस व्यक्ति से स्पष्ट करने को कहता है कि वह किस वैधानिक अधिकार के आधार पर उस पद पर आसीन है। अब बहुत पढ़ाई हो गई, अब आइए प्रश्न पर। तो एक तरफ मौलिक अधिकार है, दूसरी तरफ अनुच्छेद हैं, और बड़ा लेटेस्ट ये प्रश्न है यूपी आरओ जो री एग्जाम हुआ 2025 का, उसका ये प्रश्न है, एकदम नया प्रश्न है। तो स्वतंत्रता का अधिकार ना कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये पहला सुमेलित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यही सुमेलित नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 और समता का अधिकार अनुच्छेद 14-18। तो ये बी हमारा उत्तर होगा। अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख इसमें किया गया है। अगला, सूची भारतीय संविधान का अनुच्छेद और सूची 2 प्रावधान, ये आईएएस प्री 2002 का प्रश्न है। तो अनुच्छेद 16(2), तो अनुच्छेद 16(2) ये कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म, जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29(2), अनुच्छेद 29(2) कहता है कि किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो अब अनुच्छेद 16(2) यानी ए का 2, तो ए का 2 तो हमें ACD में दिख रहा है। अब अनुच्छेद 29(2) यानी बी का 4, बी का 4 हमें कहां दिख रहा है? तो बी का 4 हमें अभी डी और ए में दिख रहा है, तो अभी भी उत्तर हमें नहीं मिला। अब सी का 3 है, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार होगा। तो सी का क्या है? 3। तो सी का 3 हमें कहां दिख रहा है? तो सी का 3 हमें केवल और केवल ए में दिख रहा है। और डी का 1, अनुच्छेद 31 खंड 1, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये हालांकि अब कानूनी अधिकार हो गया है। तो 119 का जो हमारा उत्तर होगा वो भी ए होगा। अब अगला, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 22 में इसकी बात की गई है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ जो है प्रावधान, दूसरी तरफ अनुच्छेद। तो उपाधियों का निषेध किया गया है भारतीय संविधान में समता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 18 में। तो ए का 3 कहाँ दिख रहा है? तो ए का 3 हमें 2 जगह दिख रहा है, ए में दिख रहा है और डी में दिख रहा है। तो एक ऑप्शन का उत्तर पता होने से हमने जो है 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है, यानी इस तरह के ऑप्शन में 4 से हमेशा भले 2, तो 2 हो गया है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो बी का 4। तो बी का 4 हमें कहाँ दिख रहा है? तो डी में दिख रहा है, ए में नहीं दिख रहा है। तो 2 ऑप्शन से यह प्रश्न क्रैक हो गया। अल्पसंख्यकों का भाषा का संरक्षण, अनुच्छेद जो है 29, तो सी का 1, तो सी का 1 और डी का 2 शिक्षा का अधिकार है एक मौलिक अधिकार। तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न बढ़ते हैं, फिर से सुमेलन का ही प्रश्न आ गया। तो मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो ए का 3 देखिए कहीं पर भी नहीं है, यानी ए आपका उत्तर हो जाएगा। अब बी का 4 संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो केशवानंद भारती मामले में स्पष्ट रूप से जो है ये माना गया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है। हालांकि संसद इस शक्ति का प्रयोग करके संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। तो मूल ढांचा का सिद्धांत इसी केशवानंद भारती केस से निकला और उसके बाद मिनर्वा मिल्स के मामले में भी इसको दोहराया गया। तो इस ऑप्शन के हिसाब से अब हमें जो है मूल ढांचा के सिद्धांत को ए मानना होगा, यानी सी का 1। तो सी का 1 और डी का 2 इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, अनुच्छेद 23। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। अब जो है अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन गलत हैं? ये यूपी आरओ 2023 का प्रश्न है, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। आइए देखें। तो मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। तो निश्चित रूप से बिल ऑफ राइट्स, तो ये सही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, ये गलत है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मृत्यु के अधिकार को मूलभूत अधिकार यानी मौलिक अधिकार नहीं माना गया। हालांकि एक मामला आया कॉमन काज बनाम भारत संघ का, उस स्थिति में उस मामले में यह कहा गया कि विशिष्ट परिस्थितियों में, अब इस तरह का मामला कि कोई व्यक्ति 20-20 साल से 21-21 वर्ष से 25 वर्ष से कोमा में है, अब जो है उसके घर वाले भी अब ये चाहते हैं कि वो जो है इस कष्ट के जीवन से वो भी मुक्ति पा जाए। तो ऐसे में ये कहा गया कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, उसमें भी सक्रिय नहीं। सक्रिय का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो है कोमा में है और उसको जो है प्राण घातक इंजेक्शन देके उसकी मृत्यु सुनिश्चित करना, ये तो सक्रिय हो गया। निष्क्रिय का ये है कि उसको जो सपोर्ट सिस्टम दिया गया है अब उसको हटा लिया जाएगा और वो अपने आप जो है, तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को यानी जो है पैसिव इथेनेसिया का जो है लागू किया गया और ये कहा गया कि ये गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार है, लेकिन ये विशेष परिस्थितियों में और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की बात है। ऐसे नहीं कि कोई जो है आत्महत्या करने लगे, ठीक है, गलत है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, नहीं। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान नहीं, भारतीय संविधान एक अर्ध संघीय संविधान है जिसमें कि एकात्मक लक्षण भी हैं और संघीय लक्षण भी हैं और केंद्र बहुत मजबूत है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, तो नहीं, मूलभूत अधिकारों को नहीं हटाया जा सकता। तो पूछा जा रहा है कौन से कथन गलत हैं, तो हम कहेंगे बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। तो ए। अगला, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की? अब ये एमपीपीसीएस प्री 2024 का है और ये मामला जो है बहुत पुराना, उसके बाद बहुत इंटरप्रिटेशन बदल गया है। मद्रास राज्य बनाम चंपक दोराई राजन 1951 का मामला है, जिसमें कि मद्रास राज्य के द्वारा जो है मेडिकल कॉलेज में सामुदायिक आधारित आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिसके माध्यम से जो है चंपक दोराई राजन को एडमिशन नहीं मिल पाया था। ये बहुत पुराना मामला। बी। अगला, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया?
तो केशवानंद भारतीवाद हम कहेंगे, इसी में जो है मौलिक अधिकारों का मामला आया। इसको जो है 2 मिनट का समय लगाकर समझ लीजिए। बहुत जो है लोगों को ये क्लियरिटी नहीं हो पाती, इसको वो ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते, तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको जो है 2 मिनट का समय लेकर के इसको जो है ठीक प्रकार से समझा दूं। मौलिक अधिकार के तहत ही अनुच्छेद 13 है जो बात करता है मूल अधिकार से असंगत विधियों के बारे में। तो अनुच्छेद 13 में ही यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों को न्यून करती हो या उन्हें छीनती हो। तो अब ये जो है संविधान में प्रावधान। अब इससे जुड़ा हुआ एक मामला आया शंकरी प्रसाद का 1951 में, जिसमें जो है स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जिस विधि शब्द का प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 13 में, वो विधि शब्द का मतलब अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन नहीं है। यानी संविधान संशोधन करके बदलाव किया जा सकता है। अनुच्छेद 13 में क्या लिखा है कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती हो या उन्हें न्यून करती हो। तो शंकरी प्रसाद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए उसमें जो है जो भी विधि है वो संविधान संशोधन विधि नहीं है, तो संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों में कमी की जा सकती है। यही बात सज्जन सिंह के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया, यानी 1965 में। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बदला 7-6 के मुकाबले से गोलकनाथ केस में, और उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है। और इसका मतलब है कि संविधान में संशोधन करके भी संसद जो है भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार यानी मौलिक अधिकारों में को उनको न न्यून कर सकती है, न उनको छीन कर सकती है। तो अपने मामले से पलट गया सर्वोच्च न्यायालय जो है गोलकनाथ वाले केस में। और उसके बाद जो है संविधान में संशोधन किया गया इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। और फिर जब केशवानंद भारती वाला मामला आया तो स्पष्ट रूप से गोलकनाथ के मत का ही अनुसरण किया गया केशवानंद भारती केस में, और स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि जो संसद है उसको जो है संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, लेकिन मूल ढांचे को वो नहीं बदल सकती। यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को संसद जो है संविधान में संशोधन करके नहीं बदल सकती। और यह कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है जो है, तो यह कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय अपने समय समय पर दिए गए निर्णयों में बेसिक स्ट्रक्चर को बताएगा, यानी एक ही दिन नहीं बताएगा, हर निर्णय में बताएगा। और आज के डेट में जो है बेसिक स्ट्रक्चर की लिस्ट में आप देखेंगे तो 30-40 मामले जो है बेसिक स्ट्रक्चर में है कि इनको नहीं बदला जा सकता। तो केशवानंद भारती से पहले अनुच्छेद 13 एक पैरामीटर था, लेकिन अब जो है अनुच्छेद 13 पैरामीटर नहीं है, बल्कि जो है संविधान का मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर एक पैरामीटर हो गई है। ठीक है, तो केशवानंद भारतीवाद हम इसका उत्तर है। मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा तो बताइए। निम्नलिखित के को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये यूपी पीसीएस 2024 का प्रश्न है, तो इसलिए ये प्रश्न जो है बिल्कुल लेटेस्ट है। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, मैंने बताया 1951 का ये मामला है। शंकरी प्रसाद जो है एक जमींदार थे। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ये 1965 का मामला है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये 1967 का मामला है। हेनरी गोलकनाथ, ये जो है गोलकनाथ ब्रदर्स थे। और केशवानंद भारती का मामला 1973 का है। तो क्या कहा जा रहा है, कालानुक्रम की पहचान कीजिए। तो सभी तो सही लगे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सी इसका उत्तर है। अब अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मामले में किया? तो निश्चित रूप से केशवानंद भारती हमारा उत्तर होगा। तो फिर से उसी तरह का प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की गई, तो सी हमारा उत्तर होगा। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम क्या है, उसको पहचानिए। तो AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ये 1950 का मामला है। उसके बाद जो है मिनर्वा मिल्स का मामला 1980 का है। उसके बाद केशवानंद भारती का मामला 80 से पहले 73 का है।
और गोलकनाथ पंजाब राज्य 1967 का है। तो 4 के बाद 1 होना चाहिए, तो 4 के बाद 1, 4 के बाद 1 कहाँ है, सी में है। 4 के बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, तो यही सी हमारा उत्तर होगा। अब जो है अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो ये विधिक अधिकार है, ये विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो भारत में संपत्ति का जो अधिकार है वो अब एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है 301 के तहत। नहीं तो पहले अनुच्छेद 19 खंड 1 F में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि संपत्ति को अर्जित करने, बनाए रखने और बेच देने का सभी नागरिकों को अधिकार होगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको जो है एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो बी हमारा उत्तर होगा। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? तो ये कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार है तो एक जो है कानूनी अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। अगला निम्नलिखित कथन है जिसमें कथन ए और कारण दो है। तो आइए देखें कथन ए क्या कह रहा है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। सही है। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग में अनुच्छेद 300 ए के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। तो कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही है, सी हमारा उत्तर होगा। अगला वर्तमान समय भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है। तो वैधानिक अधिकार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है? तो नहीं, अनुच्छेद 301 का संबंध संपत्ति के अधिकार से नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। सही है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, अब यह मूल अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 क को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंत स्थापित किया गया। सारी चीजें सही हैं, लेकिन उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, बल्कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो भारत के प्रधानमंत्री थे, जनता पार्टी की सरकार थी। तो ऐसे में एक भी गलत है, 3 भी गलत है, तो केवल 2 ए उत्तर हमारा होगा। अब जो है आ गए हम 136वें प्रश्न पे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को निम्नलिखित में से किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो कानूनी अधिकार के रूप में डी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? तो 44वां संशोधन अधिनियम। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। देखिए कितना रिपीट हो रहा है प्रश्न। निम्नलिखित में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? तो 44वां संशोधन अधिनियम 1978। तो देखिए बात संपत्ति की है, इसलिए महत्वपूर्ण है और इसलिए एग्जामिनर की फेवरेट है और इसलिए परीक्षा में बार बार पूछी जा रही है। ठीक है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? तो 44वां। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया? सी, संपत्ति का अधिकार। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया वो था 44वां संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो विरोध का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन। तो समान आवास का अधिकार नहीं, यही उत्तर होगा। ये सब बेहद आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए सारी चीजें हैं। ये जो सूचना का अधिकार है ये जो है वर्तमान में एक मूल अधिकार है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 19 खंड 1
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही इसे सर्वोच्च न्यायालय ने एक जो है मूल अधिकार घोषित किया हुआ है। मैंने अनुच्छेद 19 की व्याख्या में सर्वोच्च न्यायालय ने किन किन चीज़ों को मूल अधिकार घोषित किया है और अनुच्छेद 21 की व्याख्या के तहत किन किन जो है चीज़ों को मूल अधिकार घोषित किया है वो मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन अभी इस ऑप्शन के हिसाब से सूचना का अधिकार, हालांकि सूचना का अधिकार अब मौलिक अधिकार है। अगला, मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं, यानी जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारत में केवल भारतीय नागरिकों को है और विदेशी नागरिकों को नहीं है। ये अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं दिया जा सकता, नहीं तो वो भारत में आके उल जलूल बातें करेंगे। इसके बाद जो है कानून के समक्ष समता, ये सबको मिला हुआ है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो, सबका होगा भारत में। तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण है, यानी 1 और 3 ये केवल भारतीयों को प्राप्त अधिकार है। निम्नलिखित अनुच्छेदों के कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुदत्त हैं? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। विधि के समक्ष समता, प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी को मिला हुआ है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो विधि के समान संरक्षण यानी विधि के समता का अधिकार। तो ए हमारा उत्तर होगा। निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो विधि के समक्ष समता, ये सबको मिला हुआ है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 15 की हम बात कर रहे हैं। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिक। चुनाव लड़ने का अधिकार केवल भारतीय नागरिक। तो 2, 3 और 4 यानी डी हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में घूमने और बसने का अधिकार नहीं, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार और संवैधानिक निराकरण का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32 की बात हो रही है। तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगला, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो सबका दावा कर सकता है, केवल व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। एक ब्रिटिश नागरिक जो भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता? धार्मिक स्वतंत्रता कर सकता है, जीवन और व्यक्तिगत कर सकता है, व्यापार और व्यवसाय। तो सी व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का नहीं कर सकता है। अब जो है 156 थोड़ा सा बड़ा प्रश्न आ गया, आईएएस का प्रश्न, आइए देखें। तो भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाए तो वह किस लाभों का हकदार हो जाता है? तो ये संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 331 के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई थी कि अगर उनकी राय में लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वो 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते थे। हालांकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया है, तो ये गलत है। तीसरा, यह समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ये 2006 में प्रधानमंत्री का 15 पॉइंट लॉन्च हुआ, तो ये सही है। तो 1 और 3 हमारा जो है उत्तर हो जाएगा, यानी सी हमारा उत्तर होगा। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया 1976 में। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया भारत के संविधान द्वारा। तो अनुच्छेद 24 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, तो सभी के द्वारा ये किया गया।
पूर्ति कीजिए। तो अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो अधिकार और कर्तव्य सह अस्तित्व है इनका जो है, बिना अधिकार के कर्तव्य नहीं हो, बिना कर्तव्य के अधिकार नहीं मिल सकता है। और जहाँ बिना कर्तव्य के अधिकार आता है, जैसे दोहरी शासन व्यवस्था जो कि बंगाल में चलाई गई, तो जिसमें जो है अधिकार सभी कंपनी के थे और दायित्व यानी कर्तव्य जो है सब नवाब के थे। तो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध को दर्शाता है? तो अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। यही सबसे सही जो है संबंध है कि भाई दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग चीज नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई बात है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। तो अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। तो अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। तो मौलिक अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। कुछ मौलिक अधिकार हैं जो हमें निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त होते हैं, लेकिन मूल रूप से राज्य के विरुद्ध। तो राज्य क्या है? बहुत बड़ी मशीनरी है ना। और उस राज्य में जो हम कहते हैं ना लोकतंत्र, लोकतंत्र में जो तंत्र है वो बहुत मजबूत है और लोक क्या है? वो बहुत कमजोर है। तो तंत्र कभी भी मनमर्जी कर सकता है लोक से। अब उस तंत्र का सबसे छोटा नुमाइंदा अगर आपको समझना है तो वो कौन है? दरोगा जी है। और कैसे लोक को जो है तंत्र हावी हो जाता है लोक पर, वो आप लोगों ने आए दिन देखा होगा, हमेशा वीडियो वायरल हो रहा है। तो आप सोचिए कि उस तंत्र का जो सबसे छोटा पदाधिकारी है वो जो है लोक पर कितना हावी है। उस तंत्र का एक छोटा से छोटा अधिकारी, चाहे वो राजस्व का मामला हो, चाहे वो पुलिस का मामला हो, चाहे किसी भी विभाग का मामला हो, आप देखते हैं कि तंत्र कितना मजबूत है। और इस तंत्र के विरुद्ध अगर लोक को मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा तो उनकी स्थिति क्या हो जाएगी? अभी भी क्या स्थिति है? मान लीजिए मिलने के बाद भी अगर नहीं होता तब क्या स्थिति हो जाती? तो अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। 161 का सी हमारा उत्तर होगा। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। सेवा के अधिकार की अवधारणा ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ हुई। सेवा के अधिकार का मामला क्या है? तो सेवा के अधिकार का मामला है कि एक निश्चित अवधि में लोगों को लोक सेवाएं मिल जानी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जो भी कार्य जो है सरकारी ऑफिसेस में हो रहे हैं लोगों के, उनको बताया जाना चाहिए कि भाई आपने ये फाइल जमा कर दी तो आपका काम 1 हफ्ते में हो जाएगा। भाई भारत में क्या होता है? भारत में कहते हैं कि फाइल जो है में जब तक आप पहिया नहीं लगाएंगे तो वो चलती नहीं है। तो कहे पहिया मतलब, तो कहे पहिया जो है वो नोटों का बनता है। तो जब नोटों का पहिया लगा देंगे तो वो जो है फ्रिक्शन को जो है बेकार करके एक टेबल से दूसरे टेबल पर चली जाएगी। या फिर जो है उसको पंख चाहिए, तो वो पंख कैसे लगेगा? तो वो पंख भी नोट से लगता है। तो जब पंख लग जाएगा यानी आपने नोट दे दिया तो फिर वो फाइल उठेगी और दूसरे टेबल पर चले जाएगी। अगर ये दोनों काम आपने नहीं किया तो फिर वो उसी फाइल वहीं पे रहेगी। तो कहने का मतलब ये है। तो ये ग्रेट ब्रिटेन से भारत में भी ये अपनाया गया है। देखिए पूछा जा रहा है सेवा का अधिकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित राज्यों का कालानुक्रम रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो सर्वप्रथम इस मामले में जो है एमपी ने पहल की, 2010 में इसको लेकर के आया। फिर उसके बाद जो है पंजाब 2011, फिर आसाम 2012, फिर गुजरात 2013, फिर जो है महाराष्ट्र 2015। तो ये हमारा इसका उत्तर होगा। सिटीजन चार्टर्ड का उद्देश्य क्या नहीं है? तो गुणात्मक और समयबद्ध सेवा प्रदान करना है, नागरिक उन्मुखी शासन है, उत्तरदायी सरकार है, जनता की मांगों की प्रभावी सुनवाई का तंत्र विकसित करना इसका उद्देश्य नहीं है। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में मौलिक अधिकारों से पिछले वर्षों में पूछे गए कुल 163 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।